नमस्कार, प्रभात खबर के पटना स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। मैं रंजीत प्रसाद सिंह आप सभी का आज ऐसे गेस्ट से तारुफ कराना चाहूँगा जिन्होंने गया के एक छोटे से गांव गुरारू से लेकर देश की राजनीति की सबसे बड़ी पाठशाला जेएनयू के अध्यक्ष तक का सफर तय किया है और अब वो भारतीय राजनीति में दस्तक देने के लिए तैयार है। तो सबसे पहले मैं धनंजय कुमार जी का स्वागत करता हूं प्रभात खबर के डिजिटल स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया सर। धनंजय जी अभी पटना पहली बार बिहार आए हैं जेएनयू अध्यक्ष बनने के बाद और उनका राजनीतिक कार्यक्रम है, वो बिहार के चुनाव में भी काफ़ी सक्रिय रहने वाले हैं। तो उन्होंने अपने व्यस्त समय से यहाँ आने का समय उठाया है। गुरारू से लेकर जेएनयू तक के सफ़र को आप कैसे देखते हैं, कैसे अपने ग्रोइंग को आप देखते हैं कि यह गांव के डब्लू से जो आपका पुकारू नाम है, वहां से आप जो धनंजय कुमार जो अब जेएनयू प्रेसिडेंट के तौर पर है, इस सफर को आप कैसे देखते हैं? बिहार में जहाँ से हम लोग आते हैं और बिहार जिस तरह की ज़मीन है, तो बेहतर शिक्षा की खोज में हम लोग सब जो भी किन्हीं के पास एक मिडिल क्लास परिवार के पास अगर पैसा आता है तो वो चाहता है कि अपने बाल बच्चे को मतलब बेहतर जगह पढ़ाना, बेहतर यूनिवर्सिटी में पढ़ाना, बेहतर इंस्टीट्यूशन में पढ़ाना। और इसी क्रम में जब गुरारू में मेरी पैदाइश हुई और उसके साथ से जो मेरा पैतृक गांव है वो मौलागंज है, कोच ब्लॉक में पड़ता है। और कह लीजिए कि एक सामंती दबदबे के अंदर वो जो टोला है जो आता है हमारा मौलागंज, तो हर बार जहां हमला होता है सामंतियों का, और जिसकी वजह से पूरा का पूरा गांव गुरारू शिफ्ट कर गया है। और अब गुरारू में हम लोग रह रहे हैं, गुरारू में रहते हैं। और मेरे पिताजी एक सरकारी नौकरी में थे, पुलिसकर्मी थे जो 2012 में रिटायर करते हैं। और जब नौकरी में थे तो उनकी जो पोस्टिंग हुई झारखंड बनने के बाद वो रांची में हुई, और वहाँ पे हमने फिर शुरुआती पढ़ाई की। आरएसएस स्कूल में मैं पढ़ा, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में। और उसके बाद 2014 में दिल्ली गया। मैं यहाँ से दिल्ली भी गया कि एक कह लीजिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम पूरे देश भर में है, और मेरा परिवार जिस तरह का हमेशा शिक्षा को लेकर, एडुकेशन को लेकर बहुत जागरूक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा है कि कम पैसे भी हैं, मतलब 5,000 6,000 उस समय लग रहे थे 2014 में सेमेस्टर का। तो उस वक्त एडमिशन होता है और उसी के साथ जुड़ाव होता है मेरा वहाँ छात्र संगठन आइसा से। और आइसा दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच में एक लड़ाई लड़ रही होती है FYUP का 4 ईयर अंडरग्रेड प्रोग्राम के खिलाफ। तो फिर आइसा की इस लड़ाई को मैं समर्थन करता हूँ। और उसके बाद हर एक लड़ाई एक आइडियोलॉजी की, जहाँ पे मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा होता हूँ कि मेरी आइडियोलॉजी क्या है, मैं किस तरह का समाज चाहता हूँ, और वो जिस तरह का मैं सोचता हूँ आइसा से बहुत मेल खाता है। दिल्ली में आप अधिकतर जितने छात्रों के संघर्ष हुए छात्र मुद्दों पर, तो एक मौजूदगी मैंने दर्ज करवाई वहाँ पर। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और छात्र संघ का चुनाव होता है 2024 में, और छात्रों का इतना समर्थन रहता है कि वहाँ आइसा को जिताती है, मुझे जिताती है बतौर। मैं वापस आपके परिवार और गांव पर आना चाहूँगा। जी, जी, जी। आप 6 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं जी। कितना मुश्किल था सभी की पढ़ाई, फादर की जो नौकरी थी वो उस इनकम में, या आपकी ग्रोइंग में किस तरह की परेशानियां आई? जो भी पुलिसकर्मी थे तो उनका लिमिटेड तनख्वाह था, और इस हिसाब से देखिए, लेकिन उन्होंने ये कसर नहीं छोड़ी कि पढ़ाना नहीं है या फिर किसी को कम पढ़ाया, किसी को ज़्यादा पढ़ाया। उन्होंने सबके लिए 6 भाई बहन, तो एक बड़ा परिवार है, आप भी जानते हैं। उसके बाद मेरे बड़े भाई की शादी भी होती है, उनके बाल बच्चे हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर देख लीजिए कि एक इकोनॉमिकल बर्डन लगातार उन पे था। और यही था कि मेरी बहन भी उस समय पढ़ रही थी विमेंस कॉलेज में रांची में। हाँ, मेरी बहन का हालांकि कोविड के दौरान इंतकाल हो गया, तो एक वो भी हमारे ऊपर एक बड़ा दुख पहुंचा उस समय। लेकिन कह लीजिए कि एक इकोनॉमिकल बर्डन ही था जो हमें संघर्ष की तरफ भी ले जाता है। और 1 तारीख जो है हर महीने का, वो हमारे लिए, या फिर कह लीजिए कि मुझे फ़ोन करने में भी
थोड़ा सा, और हर एक मध्यम वर्गीय लोगों को या फिर जो लोअर क्लास लोग हैं उनको, जो स्टूडेंट है, कि जब 1 तारीख को पैसा मंगाते हैं तो उनको भी बहुत तकलीफ होता है कि इस बार कैसे दे पाएंगे या इस बार कैसे हो पाएगा, है कि नहीं। धनंजय जी, जेएनयू की राजनीति में 30 साल के बाद एक दलित अध्यक्ष के तौर पर चुने गए हैं। इसकी पृष्ठभूमि जाहिर तौर पर गुरारू गांव से शुरू हुई होगी। एक दलित राजनीति या दलित परिवार में जन्म लेने के बाद उनकी राजनीति यहाँ तक पहुंची। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जब आपके पिता पुलिस में थे तो कैसे गांव में क्या हुआ जो कि आपको उद्वेलित करता रहा, और उस अभी भी जो है ऐसा के स्टेटमेंट में भी ये बातें आई कि उसका भी आपके पॉलिटिक्स पर भी असर पड़ा। जी देखिए, अंत में बात यही आती है कि जाति जाति नहीं, जाति आपके साथ रहती है, मौजूद रहती है, और समाज ऐसा है, अभी है मौजूदा समाज। डिस्क्रिमिनेशन के अलग अलग पैमाने हैं, अलग अलग तरीके हैं। देहातों में एक अलग तरीके से होता है। आप कह लीजिए कि जब हम देहातों में रहते हैं या देहातों में रह रहे थे तो एक छोटा बच्चा रहता है और उसके पिताजी की नौकरी भी रहती है, लेकिन उसको जाति से ही संबोधित करना है, कि नॉट क्यों, उसके पिताजी के नाम से नहीं। जब बचपन में रहते हैं तो इस चीज को बहुत नॉर्मल लगने लगता है कि ये चीजें तो क्या है। और कहा जाता है ना कि जाति, बचपन में बोला जाता है, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे कि तो बोलते थे बहुत स्टूडेंट की मुझे तो अपनी जाति ही नहीं पता है, लेकिन मुझे पता थी कि मेरी जाति क्या है। और उसके बाद जब हम यूनिवर्सिटीज में जाते हैं तो यूनिवर्सिटी हमें दिल्ली शहर लगता है कि बहुत सूटेड बूटेड, यहाँ पे तो ये सब नहीं होता है। यहाँ पे तो हम देखते हैं कि एक मजदूर क्लास है जो मजदूरी कर रहा है, उससे भी कोई जात नहीं पूछ रहा है। एक अपर क्लास है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी रहा है, और फिर उसके बाद बड़े बड़े अफसर भी बने हुए हैं और मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहा है, तो वहाँ पे जाति नहीं। लेकिन यूनिवर्सिटी में हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि एक अलग तरह के कास्टिज्म को फॉलो होता है, कि जैसे वाइवा है, इंटरव्यू होता है जी। तो इंटरव्यू अगर डिसाइड करता है उसका एडमिशन, तो बहुत अच्छा भी एक दलित स्टूडेंट है, पढ़ने में बहुत बेहतरीन है, उसके बावजूद एक कोशिश होती है कि उसका यूआर में, अनरिजर्व में सिलेक्शन ना हो, रिजर्व में ही हो। ये डिस्क्रिमिनेशन है। तो बहुत उस तरह का, तो ये अपने आप में एक देख लीजिए कि किस पैमाना किस किस तरह से अलग होते जाता है। और यही चीज है कि हम लोग जिस राजनीति से मैं आता हूँ, एक कि जहाँ पे हम देखते हैं कि जातीय जनसंहार बिहार में सबसे ज्यादा होता है, और वहां पे जो पार्टी खड़ी रहती है, आप बिहार में भोजपुर में देख लीजिए, तो वहां सबसे पहली पंक्ति में जो पार्टी खड़ी रहती है, लड़ रही होती है सामंतियों के खिलाफ, रणवीर सिन्हा के खिलाफ, भाकपा माले होता है। ठीक है। तो जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहा हूँ, आईसा में ज्वाइन हो रहा हूँ, माले की इतिहास को पढ़ रहा हूँ, मार्क्सिस्ट इतिहास पढ़ रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि समाज में जहाँ जाति मौजूद है और आईसा जैसी पार्टी, माले जैसी पार्टी इसको एक्सेप्ट करते हुए इसको लड़ रही है। और इसीलिए आज मुझे लगा कि ये जो लड़ाई है, और जो हम कहते हैं बार बार कि जाति और वर्ग हिंदुस्तान में कोई अलग चीज नहीं है, बहुत अलग नहीं है। जो प्रोडक्शन कर रहा है वो दलित जाति से ही आता है, और जो उस पर जिसका हक है वो अमूमन फ्यूडल कास्ट, अपर कास्ट कह लीजिए, उससे आता है, एक अपर क्लास से आता है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि हमने जाति और वर्ग दोनों को मद्देनजर रखते हुए संघर्ष को रखा है, जारी रखा है, और हिंदुस्तान में इसकी सबसे बड़ी जरूरत है, और इसी तरह से हम लड़ भी सकते हैं। जेएनयू में भी मतलब 3 दशक लगे फिर से कोई दलित अध्यक्ष बनने में। क्या डिस्क्रिमिनेशन वहां भी आप देख रहे हैं? मुझे नहीं लगता है कि ये जो संगठन है, कई संगठन है जिनकी विचारधारा ही है कि एंटी दलित और एंटी विमेन, महिलाओं के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो शुरू से ही। और वहाँ एबीपी एक ऐसा संगठन है कि जो इस चीज को बड़े खुलेआम कहता है कि महिलाओं की, मुसलमानों की, दलितों की हमें वोट की जरूरत नहीं है। बहुत खुलेआम है उसका, और ये दिखता भी, इस चुनाव में भी हमें दिखा। ईसी का चुनाव होना था
जहाँ पे कोई भी मुसलमान का नाम आता था वो उसको ऑब्जेक्ट कर देता था, ऑब्जेक्शन डाल देता था उसमें। कोई महिला का नाम आता था, किसी का सिंगल नाम आ रहा है तो पूरा नाम जानना चाह रहा है। तो ये सारी चीजें हमें दिखाई दी। और लेकिन जहां तक लेफ्ट का सवाल है, जहां पे अदर प्रोग्रेसिव पार्टी का सवाल है, तो वहां पे आप देखेंगे कि लोग लड़े, लोग संघर्ष में रहे वहां पे, और जो नेतृत्व करने वाले लोग रहे उसमें दलित, आदिवासी, मुसलमान, हर एक मार्जिनलाइज तबके से लोग रहे। हमारे यहाँ देख लीजिए कि जेएनयू में लेफ्ट एक ऐसा मॉडल लेकर आता है, आइसा लेट जो जेएनयू से रहता है वो एक ऐसा मॉडल लाता है कि मंडल 2 जो भी रिजर्वेशन यूनिवर्सिटीज में देता है उसके पहले हम वहाँ डिप्रिवेशन पॉइंट ला देते हैं। डिप्रिवेशन पॉइंट की जो पिछड़े जिले हैं उनको अलग से पॉइंट मिले, उन ताकि वहाँ के लोग आ सके। देखिए आज जेएनयू एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप उड़ीसा के कोड़ापुर से भी लोग मिल जाएंगे आपको, तेलंगाना के भी किसी गांव से मिल जाएंगे, जम्मू कश्मीर के किसी छोटे से गांव के लोग मिल जाएंगे। तो ये जेएनयू ही है कि इसकी डेमोग्राफी ऐसी है और ये इसी की वजह से है। और यही कह लीजिए कि ओबीसी 2 की भी लड़ाई जो रही उसका नेतृत्व हमने किया, लेफ्ट ने किया। वो तो प्रतिनिधि का सवाल था कि 27% सबको मिले सीट। और नेता जो हुए, नेता की मैं बात बताते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हुए उसमें भी आप देख लीजिए कि कॉमरेड रामा नागा रहे, कॉमरेड चिंटू कुमारी रही, ऐसे कई लोग रहे। संदीप सौरभ आज देख लीजिए कि विधायक है, अभी नालंदा से एमपी का चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो ऐसे कई लोग रहे, मुस्लिम रहे जो अध्यक्ष पद के लिए लड़े, उपाध्यक्ष पे रहे। तो हमने तो हर वक्त में जो लेफ्ट है वहाँ की प्रगतिशील ताकतें हैं उन्होंने हर वक्त में प्रतिनिधित्व दिया। और हाँ, बतौर अध्यक्ष आप कह सकते हैं कि मेरी जीत हुई 27 साल के बाद, लेकिन रिप्रेजेंटेशन के मामले में कभी जेएनयू पीछे नहीं रहा। जेएनयू की लेफ्ट जो ताकतें हैं, जो प्रोग्रेसिव ताकतें हैं, वो कभी पीछे नहीं रही। तो मैं आपके बारे में जो पढ़ रहा था उसमें आपके फादर चाहते थे कि आपको इंजीनियर बनाना चाहते थे, तो आखिर ये शिफ्ट कैसे हुआ कि इंजीनियर से फिर आप पॉलिटिकल साइंस आपने बीए में ले लिया, तो कैसे शिफ्ट कैसे हुआ ये इंजीनियरिंग मैं कर रहा था लेकिन मुझे आर्ट्स का थोड़ा शौक था। मैं किताबें पढ़ने लगा था, मैं हिंदी साहित्य पढ़ रहा था उस समय, कविताएं पढ़ने लगा था, पॉलिटिकल साइंस अभी नहीं पढ़ा था। लेकिन मुझे दिल्ली जाना था। दिल्ली इसलिए भी जाना था कि ताकि मैं बेहतर मतलब दिल्ली विश्वविद्यालय में नाम लिखाऊं और एक बेहतर सब्जेक्ट वहाँ आर्ट्स में पढूं, इंग्लिश लिटरेचर या हिंदी लिटरेचर में पढूं। लेकिन इसके साथ साथ राजनीति, जो मैं पहले उसको नागरिक शास्त्र जो हम लोग पढ़ते थे, सिविक्स, तो वो मेरा थोड़ा सा बेहतर था। मैं हमेशा मतलब अपने टीचरों से भी बात करता था तो मुझे लगता था कि नागरिक शास्त्र एक बेहतर सब्जेक्ट है जो समाज के बारे में जानने को और मौका देता है। और 8वीं 9वीं में यही नागरिक शास्त्र के बतौर आता है वो सब्जेक्ट। तो वहां से जब दिल्ली आता हूँ और मेरा कट ऑफ जब पॉलिटिकल साइंस में देखता हूँ कि मैच करता है, और दिल्ली विश्वविद्यालय में मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी भी है कि हर तरह से कि आर्ट्स को एक महत्ता देता है। आप देखिए ना कि हमारे यहाँ क्या है, बिहार में, झारखंड में, अलग अलग जो छोटे राज्य हैं, कि आप अच्छे नंबर लाते हो तो आप साइंस में जाओगे, आप थोड़े से कम लाते हो तो आर्ट्स या कॉमर्स में जाओगे। तो इस अवधारणा को भी तोड़ने की जरूरत है कि आप देखिए कि मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे पानी, इसका एक फॉर्मूला है H2O, ये तो फॉर्मूला साइंस है। लेकिन अब पानी किस किस तक पहुंचेगा, समाज के किन किन तबकों तक पहुंचेगा, ये सोशल साइंस है। तो सोशल साइंस बहुत जरूरी है कि समाज को फायदा उससे क्या मिल पा रहा है, समाज उससे सीख पा रहा है कि। तो इसीलिए मुझे लगा कि सोशल साइंस की बहुत जरूरत है, और उसी में राजनीति भी हो रही है। करियर के सिलेक्शन में कई बार जो है अभिभावक के जो सपने होते हैं वो हावी होते हैं, बच्चे किस तरह से उन्हें कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं कि क्या वो पढ़ना चाहते हैं, कैसे इसको मैनेज किया आपने? बिल्कुल, ये सिर्फ परिवार की दिक्कत नहीं है, ये एक सामाजिक दिक्कत है। समाज का प्रेशर कि दो लोग क्या कहेंगे, एक तो हमारे समाज में ये चलता है। और वही है कि समाज में ये भी चल रहा है कि फलने का बेटा क्या कर रहा है, ढिमकाने का बेटा क्या कर रहा है। गार्जियन अपने बच्चे को नहीं देख पाते हैं, और एक उम्मीद, देखिए हर गार्जियन को अपने बच्चे से एक उम्मीद रहती है, लेकिन उम्मीद ऐसी ना रहे कि जो दूसरे से कंपेयर करने के लिए रहे। और यही हम लोगों ने भी एक समाज में रहता है कि
कि उस पड़ोसी का बेटा इंजीनियर है तो मेरा भी बेटा इंजीनियर बने। और बहुत बार नहीं पूछा जाता है, बहुत बार डॉक्टर बन रहा है तो डॉक्टर बने, आईएएस बन रहा है तो आईएएस बने। एक कंपटीशन की दौड़ में हम भाग रहे हैं, जहां हमें चाहिए था कि अपनी इच्छा से स्टूडेंट एक चेतनशील रहे और अपना डिसीजन ले। ठीक है, और एक पढ़ाई मतलब कह लीजिए कि 12वीं के बाद ही सोचने की जिम्मेदारी उसको मिलनी चाहिए, और वो लेता भी है, कई जगह लेता है, कई जगह प्रेशराइज हो जाता है। और गार्जियन को भी यही चीज समझना चाहिए। हालांकि मेरे गार्जियन थोड़े से कोऑपरेटिव रहे। एक शुरुआत में रहा कि एक इंजीनियरिंग करवा रहे हैं, इंजीनियरिंग करवाने का अर्थ की कोचिंग। और कोचिंग आप जान लीजिए कि आज के वक्त में कोचिंग का फीस, और जब मैं भी पढ़ रहा हूँ तब उस समय कोचिंग का फीस, कि कोई गार्जियन मतलब कोई मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास गार्जियन के लिए उस कोचिंग का फीस देना, वो भी इंजीनियरिंग के लिए, बहुत ही मुश्किल है। तो यही बात है कि उस कोचिंग को करते हुए फिर मैं अपने शिफ्ट करता हूँ खुद को। तो ये दोनों तरफ का एक प्रोसेस होता है, दोनों तरफ की बातचीत होती है। मैं भी गार्जियन से बात करता हूँ, वो भी मुझसे बात करते हैं, तो एक हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि मुझे राजनीतिक विज्ञान में ग्रेजुएशन करना चाहिए। जी। और उसके बाद फिर कैंपस पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है। तो ये दूसरा चरण है, क्योंकि कैंपस पॉलिटिक्स तो बात की बात है, कैंपस पॉलिटिक्स को भी बहुत अच्छे नज़र से अभिभावक भी नहीं देख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं देख रहा है। बिल्कुल। हाँ। तो कैसे देखते हैं आप कैंपस पॉलिटिक्स को? देखिए, कैंपस पॉलिटिक्स को देखने का अर्थ ये है कि हम जिस उम्र में हैं, एक ऐसे उम्र में जहाँ पे सवाल हमारे पास बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चंस। और जो हम बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, तो हमारे पास हर एक चीज़ को, समाज को लेकर हम सवाल करते हैं, परिवार को लेकर सवाल करते हैं, समाज की जो कह लीजिए नीतियाँ हैं, जो रीतियाँ हैं, उन सब को लेकर हमारे दिमाग में सवाल उठने शुरू होते हैं। और इस वक्त में की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, उसकी पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, तो उसके लिए मुझे लगता है कि छात्र राजनीति का योगदान रहा है कि इसको और कह लीजिए कि और बेहतर करता है कि राजनीति में जाने के लिए। छात्र राजनीति इसलिए भी जरूरी है कि आप अपने हक की बात कर पा रहे हैं कि नहीं। जरूरी नहीं है कि कोई चुनाव ही लड़ जाता है सिर्फ तो वो छात्र राजनीति कर रहा है। एक छात्र राजनीति वो भी है कि जो संघर्ष कर रहा होता है हर रोज टीचर के पास कह लीजिए कि अपनी बात मनवाने के लिए, या फिर उसके साथ तर्क कर रहा है, उसके साथ डिस्कोर्स में जा रहा है, उसके डिस्कशन में जा रहा है, डिसेंट कर रहा है, ये भी एक छात्र राजनीति का हिस्सा। और भगत सिंह ने भी कहा है ये कि छात्र राजनीति मतलब कि सिर्फ ऐसी पढ़ाई की जहाँ पे कह लीजिए कि कलर के बनने का काम हो। सामाजिक चिंतन और राजनीतिक चिंतन कह लीजिए, सामाजिक चिंतन अगर उसमें ना हो तो फिर ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। तो जिस उम्र में है तो हमारी जरूरत है एक समाज की चिंता, राजनीति चिंता। और जहां हम पढ़ रहे हैं, देखिए, एक हम जब जिस बेंच पे बैठते हैं, उस बेंच को बनाने से लेकर, उसके सिलेबस से लेकर, उसके खर्च से लेकर, मतलब समाज हमें हर तरीके से प्रोवाइड करता है चीजें कि आप पढ़िए। तो हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि समाज को वापस करें। उसके लिए हम संघर्ष करते हैं, और इस बात के लिए भी एक राजनीति होती है कि आने वाली पीढ़ियां पढ़ सके, इसलिए भी संघर्ष करना पड़ता है, और छात्र राजनीति जरूरी है। मैं आपके जो छात्र राजनीति रही है उसके दो पहलू, मतलब दो इंसिडेंट्स को उठाना चाहूँगा केवल, कि जैसे आपने कोविड पीरियड में भी ओपन जेएनयू का मतलब आप लोगों ने ये कैंपेन चलाया, ये क्यों हुआ? और नहीं, ये कोविड पीरियड में नहीं हुआ है। जैसे हुआ क्या कि जब कोरोना खत्म हो रहा था, उसके बाद होता है कि सारे बाजार खुल जाते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुल जाते हैं, फिर जितने पार्क हैं, अम्यूजमेंट पार्क हैं, वो सब खुल जा रहे हैं। मतलब ऐसी चीजें जिसकी हमें उतनी जरूरत नहीं थी, मतलब जितनी होनी चाहिए। जरूरत हमें थी कि एडुकेशन की, शिक्षा की, कि उसमें गैप ना आए, किसी का पढ़ाई में किसी का गैप ना आए। और कोरोना के समय आप देख रहे थे ऑनलाइन क्लासेस का जोर चल रहा था, लेकिन इस देश में एक बहुत कम संख्या है जिसके घर में हर एक परिवार के हर एक सदस्य के पास फोन है। तो हमने ये कई सारे
देखें, केसेस देखें जहाँ पे घर में एक लड़का है, एक लड़की है, मतलब बेटा है, बेटी है, घर में एक फोन है, तो प्रायोरिटी किसको दिया जा रहा है? बेटे को दिया जा रहा है, बेटी को नहीं दिया जा रहा वो फोन, चाय बनाने में लगी हुई है। तो इस तरह का समाज, इस तरह का पैट्रियार्कल कह लीजिए कि जो प्रतिशतात्मक है, कि जो इसी तरह से देखता है कि अगर कोई भी शिक्षा की जरूरत होगी तो उसमें प्राथमिकता अपने बेटे को देता है। इसीलिए हम कह रहे थे कि क्लासरूम में बैठकर पढ़ना, क्लासरूम एजुकेशन, ये सबसे जरूरी है। और इसके लिए आप क्लासरूम को खोलिए, यूनिवर्सिटी को खोलिए। दूसरा जो अभी आपके कैंपेन में भी ये शामिल रहा कि फेलोशिप का इशू रहा, या जो फीस बढ़ोतरी को लेकर के जो अभी जेएनयू में मुद्दा चल रहा है, तो दोनों चीजें मैं ये जानना चाहता हूँ कि फेलोशिप एक इशू है कि कुछ चुनिंदा बच्चों को फेलोशिप मिलता है, और दूसरा कि शिक्षा का जो उसकी कीमत है वो कम होनी चाहिए। तो आप क्या देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला, मतलब आप फेलोशिप की मांग कर रहे हैं या फीस कम होने की मांग कर रहे हैं? देखिए, हमारी दोनों मांग है, हमारी मांग दोनों है। मॉडल कौन सा बेहतर है? मॉडल है कि फीस को कम किया जाए, कम से कम रखा जाए। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि शिक्षा में पैसा कैसा, आप शिक्षा तो मूलभूत एक जरूरत है समाज को आगे बढ़ाने के लिए। जिस तरह से रोटी है उसी तरह से शिक्षा भी है, जिस तरह से मकान है उसी तरह से शिक्षा भी है। और मुझे लगता है कि एक तो कम रखना चाहिए, और दूसरा जहां सवाल है कि आज के वक्त में जहां पर एक, जैसे रिसर्च की मैं बात करता हूँ, पीएचडी, हमारे समाज में देख लीजिए कि बीए करने के बाद शादी कर लो, नौकरी कर लो, सेटल हो जाओ का जहां कॉन्सेप्ट है। और राजनीति भी जो है उसमें भी यही आता है, दिखाई देता है कि आगे क्या ही पढ़ के करोगे। लेकिन कोई लड़का या लड़की बहुत ही लड़ झगड़ के एक ऐसे उम्र में पीएचडी कर रहा होता है या कर रही होती है जब उसके तमाम दोस्त नौकरी कर रहे होते हैं, और वहां पे देखते हैं कि वजीफे के नाम पे सिर्फ 5,000 रुपये आता है। 5,000 में आज के वक्त में क्या होता है हमको ही मालूम है, आपको भी पता है। और तो यही है कि उसको बढ़ाया जाए, ये जो नॉन नेट फेलोशिप है उसको बढ़ाया जाए। रिसर्च कह लीजिए कि सिर्फ एक कोर्स ऐसा नहीं है कि पढ़ लिया और डिग्री मिल गई। रिसर्च में आपको सोसाइटी को कुछ दे रहे होते हैं, समाज को कुछ दे रहे होते हैं, देश को कुछ दे रहे होते हैं। आपके रिसर्च पे कई पॉलिसी बनती है, आपके रिसर्च को देखा जाता है कि समाज और कैसे बेहतर ढंग से, चाहे मैं भी जिस सब्जेक्ट में पढ़ रहा हूँ, कोई इकोनॉमिक्स में पढ़ रहा है, तो वो एक रिसर्च दिखाता है, बताता है कि ये चल रहा है और ऐसे चलना चाहिए चीजें। हाँ, तो रिसर्च की तो बहुत जरूरत है, लेकिन ये मौजूदा सरकार नहीं चाहती है कि बेहतर रिसर्च हो। रिसर्च चाहती ही नहीं है, वो बोलती है कि साइंस में रिसर्च, मानती है कि साइंस में रिसर्च हो बेहतर से, लेकिन वहां भी वो फंड कट कर रही है। वहां हम बातचीत के अंतिम पड़ाव में हैं, और मैं चाहूंगा कि धनंजय जी कोई अपनी पसंदीदा कविता या कोई शेर के साथ इस बातचीत का समापन करें। बेशक बेशक। फैज आज के वक्त के एक मौजूद कह लीजिए कि उनकी नज़्में हैं, गज़लें हैं, और जो हमारी जीत हुई है ऐसे वक्त में, तो हमारी जीत कहती है कि अभी हम लोग जिंदा हैं। तो फैज लिखते हैं कि यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क, न उनकी रस्म नई है न अपनी रीत नई, और यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल, न उनकी हार नई है न अपनी जीत नई। तो इस जीत को हम हमेशा नया रखेंगे और जीतते रहेंगे। शुक्रिया धनंजय। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।